हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीएस ट्यूटोरियल। आज हम आज के लेक्चर में ये टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अब पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज और जो शुरुआत में बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आप अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को समझ पाए, रिलेट कर पाए, है ना। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो आप आने वाली जो चीजें हैं, आगे आने वाले नए नए जो कॉन्सेप्ट हैं उसके साथ आप सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे। इसलिए जरूरत है कि सारी चीजों को सही तरीके से देखते हुए चलें। चलिए देखते हैं इस चीज को। सबसे पहला नंबर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। सबसे पहला नंबर ये बात हो चुकी थी कि इफ एनी पार्टिकल हैविंग अ चार्ज देन इट विल क्रिएट अ फील्ड इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज इज हायर देन द intensity of electric field or the area covered by that charge will be higher. Higher means more, है ना। तो यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने पिछली बार क्या देखा था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोगों ने देखा था कि सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जो लगने वाले फोर्सेज हैं, रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू आ जाती है वो हम लोगों ने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद समेशन लगा के, है ना, Q1 Q2 के साथ अब I वाला कॉन्सेप्ट आ गया था। तो उसी तरीके से सेम इसमें भी होगा। देख लीजिए बहुत आराम से क्या बोल रहा है कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, क्योंकि अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं और उसमें सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं तो देयर आर मोर देन वन चार्जेस। तो Q1 Q2 Q3 Q4 और Qn जैसे हैं। और उसके बाद क्या, उसका पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 R4 ऐसे करते हुए Rn तक जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन O। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना भाई, ध्यान से देखिए। अभी जैसे मान लिया कि यहाँ पे हमारा है Q1, इधर मान लिया कहीं Q2, इधर मान लिया कहीं Q3, है ना, कुछ भी इधर कहीं मान लिया Q4, ठीक, और ये मान लिया कोई पॉइंट है। अब फिर क्या बोला, विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। चलिए कहीं ओरिजिन होगा, हमें क्या करना, वी हैव टू फाइंड द फोर्स, है ना। क्योंकि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे पता चल देगी कि कहां तक फील्ड है, तो यानी कि हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आएंगे और उस फील्ड में लेके आएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई चार्ज बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है और इसका मान लीजिए कि यहाँ तक फील्ड जाता है, तो अगर यहाँ पे हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आए Q0, तो ये जो कूलम्ब लॉ के हिसाब से कूलम्बियन फोर्स लगाएगा ना, जैसे यहाँ पे चार्ज Q है तो ये Q0 पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। इट विल Q0 इज द टेस्ट चार्ज विच एक्सपीरियंसेज ए फोर्स ड्यू टू चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर, है ना। तो ये सारी चीजें समझना है कि ये सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो क्या बोला कि एट पॉइंट P पे, तो एट पॉइंट P पे क्या करेंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। एट पॉइंट P पे क्या कर रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। तो अच्छा, इस तरीके से अब हम इसको मान लेते हैं पॉइंट P। अब Q1 है तो हमने क्या कह दिया भाई कि ये R1 P, Q1 है तो R1 ले लिया, ठीक है, Q1 के लिए R1, और P के पास जा रहा है तो क्या मैंने बोला कि R1 P पोजीशन वेक्टर के साथ, है ना। उसी तरीके से अब ये वाली चीज किधर जाएगी, तो ये वाली चीज क्या हमें दे देगी E1। उसी तरीके से फिर से ध्यान से देखिए, इसे थोड़ा सा इधर। अब यहाँ पे ये Q2 है तो Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है भाई, R2P, और इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2। उसी तरीके से ये क्या है भाई, Q4 है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R4P, है ना, और इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E4 हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, मैं इसको हटा दे रहा हूं, आप ऐसे समझ लो, ये जो Q4 है ये इसे Q3 कर देता हूं ना, बेकार नहीं होगा, अपनी ड्राइंग भी सही रहेगी। तो इस तरीके का कुछ डायग्राम है। अब इस तरीके से समझ लीजिए आप कि जैसे Q1 Q2 Q3 इस तरीके के चार्जेस थे जो कि पॉइंट P पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखने जा रहे थे। तो क्या हुआ कि Q1 से R1P पोजीशन वेक्टर है जो कि यहाँ पे क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 दे रहा है। ये Q2 क्या दे रहा है, E2 दे रहा है, एंड
ठीक है, Q3 क्या दे रहा, E3 दे रहा। तो इस तरीके से जो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर, अब जिसे मैंने मान लिया कि लेट द रिजल्टेंट वेक्टर बी ER, अगर मैंने कह दिया कि लेट द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे बोलते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हमने मान लिया ER। आर क्यों बोल रहे हैं कि ये पोजीशन वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का? कारण क्या है कि इसमें पोजीशन वेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार और मैं रिमाइंड करा देता हूं, 1/4πε0, और उसके बाद क्या होता है कैपिटल Q, और अपॉन में क्या होता है R², है ना। अगर यहाँ वेक्टर लगाया तो ये क्या हो जाता था R²। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है भाई, घटती जाती है। उसी हिसाब से यहाँ पे ER पे क्या क्या आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, है ना। इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालने जा रहे थे ड्यू टू द सेट ऑफ चार्जेस, तो उसमें भी हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं एट अ पॉइंट, है ना, P पे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, है ना, यहाँ पे लिख दिया एट पॉइंट P। तो उस केस में क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, और सब में क्या है, सब तो R ही के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम बात कर रहे हैं तो उस वाले केस में फिर से देखिए क्या होने वाला है भाई, यहां पे क्या हो जाएगा, आपको फार्मूला पता है, क्या है फार्मूला इसका, E का अभी मैंने लिख दिया 1/4πε0, और उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, यहां पे क्या है Q1, है ना। अब ये तो जैसे क्या है, सिंगल चार्ज की बात होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज के इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि P जो है एक पॉइंट है जहां पे हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। हालांकि अगर वो टेस्ट चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे, तभी तो कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यानी कि Q1 है, तो यहां पे क्या लिख देंगे Q1, और यहां पे क्या है R1P, सॉरी ये नीचे ही रहना चाहिए सफिक्स में, R1P का स्क्वायर, और हालांकि वेक्टर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा R1P का कैप। उसी तरीके से सेम वे में क्या लिख देंगे यहाँ पे फिर से 1/4πε0, और क्या हो जाएगा Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर और R2P का कैप। और ऐसे ही करते करते कहां तक जाएंगे, 1/4πε0, और यहाँ पे Qn लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, RnP हो जाएगा फॉर n। अच्छा, यहाँ पे फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए, ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमने कितने फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए निकाले हुए। यहाँ पे क्या हो जाएगा RnP का कैप, क्योंकि देखिए जब कभी वेक्टर लगता है तो कैप आ जाता है, ठीक है। तो इसमें तो किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, जैसे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाया उसी तरीके का सेम लग रहा है इसमें भी, है ना। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P is given by the sum of all the electric field due to the individual charges, है ना। तो यहाँ पे अब आगे की चीज देखिए, 1/4πε0, 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 क्या हो गया अभी, ये कॉमन हो गया। तो ये चीज हमारी जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/4πε0, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये वाली चीज R1, R2, R3, R4 ऐसे करते Rn तक जा रही है, यानी कि समेशन लगा सकते हैं बड़े आराम से। जब समेशन लगा देंगे तो क्या आ जाएगा QI, और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है भाई, R1, R2, R3 ऐसे तो जा रहा है, यानी कि RI लिख दें और P लिख दें, RIP का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा RIP का कैप। तो ये बात क्लियर हो गई, ये जनरलाइज्ड इक्वेशन बन के आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। तो यही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये बताते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट यही,
अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं क्या कहता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एक करके पॉइंट वाइज समझ लेंगे इसको बहुत आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहला नंबर ये देखना है, सोचना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत ही क्यों पड़ी। क्योंकि हमें अगर फोर्स निकालना था और चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, या ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, ये सारी चीजें तो हम कूलम्बियन लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकाल ही पा रहे थे। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आइडिया की जरूरत क्या थी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द नोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये सोचने वाली बात हो जाती है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत ही क्या थी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक व्यू से देखें तो देयर इज नथिंग एनी सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। लेकिन जब कभी भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो बहुत वाइड हो जाती है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सोलली रिस्पॉन्सिबल आर अकाउंट्स फॉर द टाइम डिले, है ना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपोगेशन के दौरान जो टाइम डिले होता है उसका मेन कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ना। तो सबसे पहली चीज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में थोड़ा बहुत रोल यही है जो कि सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना, है ना। तो कुछ मेन पॉइंट्स है उसे मैं लिखा देता हूं, उसे आप लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर ये आता भी है तो नॉर्मली 2 या 3 नंबर में आएगा, पॉइंट वाइज आपको लिखना हो। Electric field is the elegant way of characterizing the electrical behavior of electrical characteristic of characteristic of system of charges, अगली चीज जो है, it has got important significant in electromagnetic spectrum, ठीक है। It accounts for time delay in propagation of electromagnetic waves, ठीक है। अभी जैसे अब इस चीज को थोड़ा सा समझना हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन की जब कभी भी बात करते हैं, जैसे रेडियो सिग्नल है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है,
या जो कुछ वेदर फोरकास्टिंग के दौरान जो हम डेटा को ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो सारी की सारी डेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही तो भेजी जाती हैं। लेकिन जिस समय हम किसी जैसे मान लीजिए नॉर्मली अगर मैं बात करूं, ग्राउंड लेवल पे बात करूं, जैसे मान लीजिए ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये Q1 है, ये Q2 है। यहां से अगर कोई चार्ज, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ जाता है, Q1 से Q2 की तरफ जाता है, मान लीजिए Q1 से Q2 की तरफ जाता है, इट इज नॉट एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये कोई एकदम अचानक से हो जाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करना पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम स्पीड जो होती है यूनिवर्स की, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, सी के हिसाब से, सी के स्पीड से इस इलेक्ट्रॉन को भी ट्रेवल करना पड़ेगा Q1 से Q2 तक जाने के लिए, है कि नहीं। जब वो सी की स्पीड से ट्रेवल करेगा और यहां से यहां पे पहुंचेगा, तो इसके बीच में चाहे जो कुछ भी डेटा आप इसके ऊपर भेज रहे हो, चाहे वो ऑडियो सिग्नल है, वो वीडियो सिग्नल हो, या जैसा कोई भी इंक्रिप्टेड फॉर्म का डेटा हो, वो इसी स्पीड से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। और जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा, तो उस दौरान कुछ ना कुछ तो टाइम डिले होगा, क्योंकि जब इफ देयर इज स्पीड देन वी हैव टू टॉक अबाउट टाइम, है ना। अगर स्पीड की बात आ रही है तो टाइम की बात तो आने वाली है। तो ये जो टाइम डिले होता है, ये टाइम डिले किसके वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में है, इसी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये मेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस है वो मैंने बता दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका ज्यादा मतलब नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इतना ही मतलब है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पार्टिकुलर पॉइंट टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े, तो उस दौरान हम यूज कर लेते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट का। ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है माइकल फराडे साहब ने दिया था, और उस समय तो इस चीज को लोग नहीं समझ पाए, लेकिन आज का ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, इस पे रिसर्चेज हो रहे हैं, और ये क्वांटम फिजिक्स का भी मेन फाउंडेशन है ना। ठीक है, ओके, इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। एक न्यूमेरिकल करेंगे इस पे बेस्ड, थोड़ा सा समझ में आएगा आप लोगों को। क्या भाई, देखिए, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। एन इलेक्ट्रॉन falls through a distance of 1.5 centimeter, 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude, in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड है भाई, वो है आपका 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। पता है ना, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। उसके बाद कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड, इफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। चलो, फील्ड की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। अच्छा, वैल्यू वही रहेगी, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। ठीक है भाई, वैल्यू छोड़ दिया भाई। उसके बाद क्या बोल रहे, एंड प्रोटॉन फॉल थ्रू सेम डिस्टेंस, और प्रोटॉन भी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी, लेकिन डायरेक्शन बस चेंज किया, प्रोटॉन फॉल थ्रू सेम डिस्टेंस। चलो, प्रोटॉन फॉल थ्रू सेम डिस्टेंस,
ये भी बात समझ में आ गई। आगे क्या बोल रहा है, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल, सॉरी, compute the time of fall in each case। और यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से और एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन ऐसे है और एक में इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन ऐसे। ठीक है भाई, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे प्रोटॉन है, ई माइनस की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहला नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, उसके बाद जहां क्वेश्चन आपने समझा बस काम हो जाएगा। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, है ना। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि कितने दूरी से गिर रहा है भाई, 1.5 सेंटीमीटर से गिर रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो यानी कि ई की वैल्यू कितनी है भाई, 2 × 10⁴। डेटा निकालना आना चाहिए ना, डेटा निकालना आ गया तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो जाते हैं आप, उसके लैंग्वेज को समझ लीजिए और फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो जाएंगे। इक्वल टू 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड, इफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। उल्टा कर दिया ना, देखो ऊपर जा रहा था, अब कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, रिवर्स कर दिया और उसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब यानी कि ई की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला, एंड प्रोटॉन फॉल थ्रू सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस भी सेम है वही 1.5। तो यानी कि डिस्टेंस हम कितना ले रहे हैं भाई, एस की वैल्यू ले लिया हमने कितना, 1.5 सेंटीमीटर है, तो यानी 10⁻² मीटर कर लिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा भाई, उसके बाद बोला कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल। अच्छा, तो टाइम की बात कर रहे हैं भाई, तो टाइम कैसे निकालेंगे, सबसे पहला नंबर तो टाइम, और टाइम किसका किसका, तो टाइम ऑफ फॉल किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए एक तो निकालना है और एक प्रोटॉन के लिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, टीई है ना, टीई कैसे निकालेंगे। तो एक रिलेशनशिप है, बचपन में पढ़ा होगा, 8th 9th में शायद है, हाँ, S = UT + ½ AT²। क्या होता है भाई, S = UT + ½ AT², है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हम तो यही मान के चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा वो रेस्ट पे चल रहा होगा, तो रेस्ट पे चल रहा होगा, तो यानी कि U की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 0। जब U की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ से S = क्या आ जाएगा, 1/2 ATE², है ना। जहां ये वाली चीज आई तो उसी के साथ अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये 2 × S है ना, ये चीज, या हाइट अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैंने S लिखा हुआ है, H भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 2S और अपॉन में क्या आ जाएगा AE, है ना, इलेक्ट्रॉन है तो E = 2S अपॉन AE = क्या आ जाएगा, TE²। तो TE की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो TE की वैल्यू आ जाएगी रूट में 2S अपॉन में AE, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। तो हमने टाइम का एक्सप्रेशन तो निकाल लिया, इसमें हमें क्या क्या गिवन है सबसे पहले देखना है, तो ये पता है लेकिन ये नहीं पता, ए ही नहीं पता है। तो सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं ए कैसे निकाल। मैं क्वेश्चन ही मिटा देता हूं, यहां से मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी मिटाते चले जाएंगे अपने हिसाब से, देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला नंबर ए की बात कर रहा है ना, तो F = ma सबने पढ़ा है ना, F = मा, F = ma है तो A
अब यहाँ पे ए किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में एम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अभी कल वाले, ऐसे पिछले वाले क्लास में हमने क्या बताया था, याद करिए। तो यहाँ पे एक चीज बताया था, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, है ना। क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज, यहाँ पे क्यू रख सकते हैं, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। लेकिन क्यू मतलब क्या, चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बताइए। तो इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू एफ अपॉन, अरे यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिखता हूं, E इक्वल टू क्या होता था, एफ अपॉन क्यू। और इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन क्यू, मतलब कि चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, E, है ना। तो अब देखिए इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ई, तो ये था ही, कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, यहां से एक रिलेशनशिप बन गया। उस चीज को हम यहां पे रख देंगे। तो यहां पे क्या मिल रहा है हमें, कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई अपॉन में एम, है ना। तो ये वाली चीज अब उठा के आप यहां रख दीजिए, है ना, टी की वैल्यू में रख दें। तो क्या लिख दें हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में रख रहे हैं, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, टी इक्वल टू रूट में 2 इंटू एस की जगह पे, अच्छा ठीक है, पहले अभी रहने दो। यहाँ पे ए की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये ई, कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई अपॉन में एम, तो ये वाली एम क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इंटू एम लिख दिया, और इधर क्या लिख दिया, कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग 12th में हो तो इतना मैनेज कर लोगे। 2s अपॉन में कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई अपॉन में एम, तो ये वाली चीज उधर ऊपर चली गई, है ना, तो क्रॉस हो गई इधर। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे, बताइए क्या आएगा। तो 2 इंटू एस की जगह पे क्या था, 1.5 इंटू 10 की पावर -2, और यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया होगा क्वेश्चन में 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg, और अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को गिवन था 2 इंटू 10 की पावर 4, और ये तो पता ही है, स्मॉल की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, है ना, कर लेना आप लोग। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, भी तो टाइम लगेगा फालतू में। इसका आंसर आएगा 2.9 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड, 2.9 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड, है ना। इस चीज को मैं हटाता हूं, फिर देखिए उसी तरीके से सेम वे में जैसे हमने टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन निकाला, हम टाइम फॉर प्रोटॉन निकालने जा रहे हैं। टाइम फॉर प्रोटॉन के केस में भी क्या करेंगे, 2 इंटू एस की वैल्यू सेम रहने वाली है, एम जो ई का था अब क्या हो जाएगा, पी का हो जाएगा, और अपन पी मतलब प्रोटॉन, और कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई भी सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम ही रहता है ना, तो सारा कुछ वही रहेगा। देखिए 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू ये होता है 1.67 होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27, है ना, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -9, है ना। तो इस चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए। इस चीज को सॉल्व करने पे 1.3 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड आएगा। थोड़ा सा इस चीज को सोचने वाला है। नॉर्मल डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं बताइए, नॉर्मल डेली लाइफ में हम यही देखते हैं कि अगर कोई चीज भारी है तो वो जल्दी जमीन पे गिर जाती है, और जो चीज हल्की होती है उसे जमीन पे गिरने में टाइम कम लगता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही उल्टा, दिस इज अ कंट्रास्ट टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, है ना।
जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हल्का होता है ना, देख ही रहे हैं, साफ साफ समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन हल्का है, 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg है ना। लेकिन उसको गिरने में टाइम कितना लग रहा है, 2.9 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड है ना, जो कि और प्रोटॉन के मुकाबले अगर हम टाइम फॉर प्रोटॉन देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1.3 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड। यानी कि प्रोटॉन जो है भारी है, लेकिन उसके बावजूद भी टाइम क्या ले रहा है, अधिक। इलेक्ट्रॉन हल्का है तो भी टाइम क्या ले रहा है, कम, है ना। भारी होने के बावजूद इसको टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है ग्रेविटी के इफेक्ट में। ये किसके वजह से हो रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से हो रहा है ना। तो टाइमिंग हम लोगों से पूछी गई थी, तो टाइम फॉर प्रोटॉन भी हम लोगों ने निकाल दिया।